मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज जागीरदारी व्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये मुख्य परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ टॉपिक है, समझे ना। यहाँ पर इसका वीडियो क्लासेस भी मैं काफ़ी पहले ले चुका था, जो अपलोड हैं यूट्यूब पर, तो जिनको समझ में ना आए वीडियो क्लास को भी देख सकते हैं। और जागीरदारी प्रथा अभी भी जिनको समझ में नहीं आई है और पेड मेंबर हों या सब्सक्राइबर्स हों तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अवश्य देख लें। तो जागीरदारी प्रथा में फैक्ट को कुछ समझ लेना उचित है। वेतन के रूप में भूमि राजस्व निश्चित क्षेत्र, अगर वेतन के रूप में भूमि अगर प्राप्त हो रहा है तो उस भूमि को जागीर की संज्ञा दी जाती है ना। क्या चीज़ का संज्ञा दिया जाता है? जागीरकार। जो जिसे मिला है उसे कहा जाता है जागीरदार। अकबर के द्वारा यह शुरू की गई थी जागीरदारी व्यवस्था। ऐसे भूमि देने का व्यवस्था जो था सातवाहन काल से ही शुरू हुआ था। भूमि दान का प्रथा वेतन के रूप में जो भूमि हर्षवर्धन के द्वारा दिया जाता था। जागीर और खालसा दो प्रकार के भूमि थे जो वेतन के रूप में मनसबदारों को मिलता था, पर यह इक्ता भूमि से अलग था। इक्ता भूमि जो दिल्ली सल्तनत में दिया जाता था, इक्ता भूमि वास्तव में इक्ता वेतन के रूप में नहीं मिलता था, वो प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और उसके गवर्नर को जनरली आप मान सकते हैं इक्तेदार। जागीर जहाँ वेतन के ठीक बराबर था, वहीं इक्ता जो था वहाँ प्रशासक के रूप में भूमिका अदा करता था और जो भी वहाँ से मनी आता था उस सुल्तान की इच्छा पर था कि इक्तेदार के पास छोड़े या ना छोड़े, है ना। कभी कभी कुछ सुल्तानों ने किया कि अपने पास सारे मनी को मंगवा लिया जो भी उस सिक्ता से प्राप्त होता था। कभी कभी ऐसा किया गया कि उनको कहा गया आप अपना वेतन काट के बाकी भेज दीजिए। क्लियर। और जो वेतन काटने के बाद बचा हुआ रहता था उसको कहा जाता था फवाजिल। क्लियर। जागीर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जागीर तनख्वाह, वेतन के रूप में मिला तो जागीर तनख्वाह, सशर्त जागीर। तो ये मशरूत जागीर बोला जाता था, ये अल्प समय के लिए होता था। इट मीन्स जहांगीर ने शुरू किया था, इसने कहा था कि किसी खास युद्ध के लिए अगर किसी को दिया गया जागीर किसी युद्ध तक ही आपके पास रहेगा तो सब मशरूत जागीर में आ जाएगा। इनाम जागीर विशेष जागीर होता था, धार्मिक पक्ष को जनरली दिया जाता था, विद्वान लोगों को। वतन जागीर वंशानुगत होता था। ऐसे राजपूत शासक जो पहले तो स्वतंत्र थे लेकिन जब उन्होंने अधीनता मान लिया तो उनके राज्य को वापस कर दिया गया। तो स्वतंत्रता को सांकेतिक रूप से समाप्त करने के लिए क्या कहा गया कि आपका राज्य नहीं है बल्कि वतन जागीर है, वंशानुगत होता था। यानी कि सारे अधिकार दिए गए, सिर्फ राज्य स्वतंत्र राज्य को जागीर का नाम दे दिया गया, वतन जागीर। जोर तलब जागीर, जहाँ से राजस्व बहुत कठिनता से कलेक्शन होता था। सौर जागीर, आसानी से भू राजस्व संग्रहण जहाँ से होते थे वो सौर जागीर। पैवाकी, ऐसी जागीर भूमि जिसे किसी को नहीं दी गई हो। देखिए जागीर के लिए कुछ अलग था और खालसा अलग था। खालसा सरकारी भूमि हुआ और जागीर जो होता था उसके लिए अलग चिन्हित किया जाता था भूमि को। मान लीजिए आप एक इलाका है मुगल का, इतना जो है खालसा भूमि है। क्लियर। और इतना जागीर भूमि कर दिया गया। अब जागीर भूमि में से ही वेतन के रूप में मनसबदारों को मिलेगा। इसमें मान लीजिए कि इतना भूमि जो है दे दिया गया है, इतना भूमि जागीरों को, और इतना जो है बचा हुआ है। जो डॉट वाले पार्ट देख रहे हैं ये बचा हुआ, ये देना है ना। तो इसी को कहा जाएगा पैबाकी भूमि। आशा है कि अब समझ गए होंगे आप। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं। सवानिह निगार, मुगल द्वारा जागीरदारों पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त अधिकारी। अहल खिदमत, वंशानुगत और परंपरागत पद होते थे। जो मुखिया वगैरह होते थे, जो पहले से चला रहा था व्यवस्था, उसके अधिकारी समझ लीजिए। कुछ नए लोग जुड़े थे। माले वाजिबी, माले वाजिबी क्या था वास्तव में?
ये भू राजस्व था, हुकूक दीवानी, अन्य स्थानीय कर था। ये सबको कलेक्शन करना पड़ता था जिस क्षेत्र में जागीरदार रहते थे, ताकि उन्हें अपनी वेतन प्राप्त हो सके। नहीं कलेक्शन करेगा वेतन नहीं मिलेगा और हटा भी दिया जाएगा। जागीरदार वे मनसबदार थे, ध्यान से देखिए, जिन्हें नगद वेतन नहीं मिलता था बल्कि वेतन के रूप में जमीन मिलता था। इस जमीन को जागीर कहते हैं और भूमि धारक मनसबदार को जागीरदार। अनुमानित आय को तकनीकी अर्थ में जमा या जमादामी कहा जाता है। एक जमीन है ना, यहाँ से सरकारी पक्ष क्या करता था, एक आकलन करता था कि यहाँ से लगभग 100 रुपया आएगा, है ना, और किसी मनसबदार का वेतन कितना है, 100 रुपया है। तब क्या किया जाता था कि इस जागीर को उस मनसबदार को प्रदान कर दिया गया, है ना। मनसबदार को कितना मिला, मान लीजिए वहाँ पर कलेक्शन अगर वो करता है ना, माले वाजिब हुकूक जो सेक्शन था तो 100 रुपया आता है, ठीक है, तो इसको हासिल बोलते थे। क्या बोलते थे, हासिल। तो हासिल सरकार ने आकलन किया 100 रुपया। जब जागीरदार जाता है और वो कलेक्शन करता है सारा टाइप का टैक्स, तो उसको भी मिला 100 रुपया। तो जो सरकार ने तय किया उसको कहा गया जमा। जो जागीरदार को मिला, जो वास्तव में मिला, वो हासिल, ठीक है। जागीरदारी संकट कब उत्पन्न हुआ, जब जमा और हासिल में डिफरेंस हो गया। यहाँ तो इसको बोल के भेजा कि तुमको जाओ 100 रुपया वेतन है, 100 रुपया मिलेगा। यहाँ जब एक कलेक्शन करता है तो उसको 75 ही मिलता है या 50 मिलता है। तो हासिल जो है क्या हो रहा, घटने लगा। इन लोग भी कहीं कहीं बदमाशी करते थे, कहीं कहीं इन लोग भी बदमाशी करते थे, है ना। इन लोग बढ़ा चढ़ा के जमा बता देते थे, कहीं इन लोग हासिल को घटा के बता देते थे। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो था कि केंद्रीय स्तर पर और जागीरदारी स्तर, दोनों स्तर पर भ्रष्टाचार जब बढ़ा, अनियमितता बढ़ी, तब क्या हुआ कि जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। उसी को कहा गया। और भी बहुत सारे कारक थे। सैद्धांतिक रूप से वंशानुगत ये नहीं थे, सामान्यतः 3-4 सालों में ट्रांसफर कर दिया जाता था, सामान्य अधिकारी की तरह आज का समझ सकते हैं। जागीरदारी में पढ़ना क्या है, समान परिचय, कर्तव्य, प्रशासनिक तंत्र नियंत्रण, विकास और हाश, भूमिका, दुर्बलताएं, है ना। पतन में कैसे योगदान दिया, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मुगलों के पतन में जागीरदारी प्रथा ने किस तरीके से योगदान दिया। कर्तव्य, नियमित मात्रा में फौज टुकड़ियाँ रखना इन्हें जरूरी था, क्योंकि उनका वेतन जो जागीर से पैसा आता था उसमें मिक्स होता था। चौधरी, कानूनगो, कृषकों या जमींदार भी है ना, तो उससे ही कलेक्शन उसको करना था। राजस्व, मालेवाजिबी और हुकूक दीवानी दोनों कलेक्शन करना था। नहीं कलेक्शन करेगा तो उसका वेतन नहीं मिलेगा और हटा दिया जाएगा। राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनाना, लेकिन ये कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं था। कभी कभी गांव के प्रशासन का अधिकार दिया जाता था, लेकिन प्रशासनिक अधिकार नहीं था। सैन्य और नागरिक दोनों कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते थे ये, लेकिन ये देखा जाता था कि सैन्य पक्ष के लिए कोई और अधिकारी नियुक्त है या नहीं। अगर कोई और अधिकारी नियुक्त है तो फिर सिर्फ इसका काम था भू राजस्व वगैरह कलेक्शन करना, अपने अधीनस्थ जमींदार, कृषक, सामंत इत्यादि जो भी थे। प्रशासन तंत्र क्या था, इसके लिए एक अलग दीवान मैंने मंत्रालय ही बना दिया था मुगल काल में, और अधिकारी वर्ग उनके अंडर में बहुत सारे होते थे जो डायरेक्ट इनको रिपोर्ट करते थे, इस मंत्री को, है ना। जागीरदारी से संबंधित मंत्रालय जैसे अभी देखते हैं ना, जनजातीय मंत्रालय, अल्पसंख्यकों का मंत्रालय, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंतरिक्ष से संबंधित, विनिवेश से संबंधित, उसी टाइप का जागीरदारी से संबंधित एक मंत्रालय था उस समय भारत में, मुगल भारत में। तो यहाँ पर जो जागीरदार स्तर पर अधिकारी होते थे वो सीधे रिपोर्ट किसको करते थे, उसी मंत्रालय को सवानिह निगार, ये जागीर का विवरण रखता था। फौजदार, है ना, शांति व्यवस्था, अहले खिदमत, स्थानीय वर्ग,
जिसका फैक्ट्स में भी मैंने चर्चा किया। चौधरी कानूनगो इसमें होते थे और काजी। चौधरी और कानूनगो का क्या वर्ग था? भू राजस्व से संबंधित अधिकारी थे, पुश्तैनी थे, यानी कि वंशानुगत थे। ये भी पुश्तैनी किस्म के थे। काजी भी न्याय भी करते थे उस लेवल पे। अब भू अभिलेख में भी कुछ अधिकार था। अब इसका क्या ऐसा कारण था, इन अधिकारियों का क्या रोल था, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर समझिए इसको। जो सवानिह निगार था, जो फौजदार था, ये भी मनसबदार ही होता था। इसके पास कुछ सैनिक होते थे और जागीरदार को अगर कलेक्शन करने में दिक्कत होता था तब फिर ये सेना के रूप में हेल्प करता था, पुलिस के रूप में। लेकिन जागीरदार अगर फौजदार खुद है तब फिर कोई मैटर नहीं है, खुद भी मेंटेन कर लेता था। और अहल खिदमत में जो चौधरी कानूनगो वंशानुगत होते थे, इन लोगों को रखने का क्या लाभ था? जो भू राजस्व से संबंधित डाटा, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जागीरदार जो होते थे उनका ट्रांसफ़र हो सकता था, है ना। जब ट्रांसफ़र हो सकता था तब फिर जब अगले नए जागीरदार आएंगे तब समस्या ना हो, है ना। जो न्यू जागीरदार आएंगे उनको समस्या किसी तरह का नहीं हो, उसमें ये हेल्प करते थे। पुराने जो भी डाटाज थे भू राजस्व के अभिलेख के, तो उनको उपलब्ध इन्हीं लोग कराते थे। किसी भी ऑफिस में आप अधिकारी बनेंगे तो वहाँ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप पहले से वहीं थे, 50, 60, 70 साल से ऑफिस है, तो हर चीज़ वहाँ जानकारी कैसे हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर सारा फाइल्स डाटा वगैरह आपको उपलब्ध करा दिया जाता है वहाँ के अन्य कर्मचारियों के द्वारा, तो आपको क्लियर हो जाता है। वही कार्य लगभग इन लोग करते थे। और जो नियंत्रण का तरीका था जागीरदारों पर, जमींदार और धनिक किसान लोग भी तरह तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आप समझ जाइए कि नियंत्रण करते थे। गलत नहीं करने देते थे, गलत डिमांड करते थे, इन लोग विरोध करते थे, है ना। जमींदार और जागीरदार में यही अंतर था। जमींदार जो थे लंबे समय से चले आ रहे थे और ज़मीनों पर इनका विशेष अधिकार था, इनका किसानों से निकट संपर्क था। कभी कभी जमींदार भी मनसबदार बन जाते थे और उन्हें जब जागीर दी जाती थी तो जमींदार भी जागीरदार कहलाते थे, है ना। हाल हासिल, पिछले वर्षों के भू राजस्व का रिकॉर्ड की जानकारी जागीरदारों के पास होनी चाहिए। हाल हासिल क्या था? पिछले वर्ष का रिकॉर्ड, है ना। तो पिछला वर्ष कितना जमा जो फिक्स किया गया था, तो हासिल क्या आया, उस चीज़ को देखा जाता था हाल हासिल में, है ना। यानी कि हासिल का क्या हाल है। जागीर वेतन था, पुश्तैनी नहीं, है ना। ये वेतन के रूप में था, पुश्तैनी नहीं। स्थानांतरण संभव था अगर वो जीवित रहता है, ठीक है। और लेकिन अगर मृत्यु हो जाता है तो राजगमिता कानून, लॉ ऑफ स्टेट जो है लागू हो जाता था। इट मीन्स आज भी ये चलता है ना। जो भी संपत्ति है भारत के अंदर वो सारे के सारे भारत सरकार के या झारखंड सरकार के हैं। जैसे ही कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है वो किसके पास चला जाता है? गवर्नमेंट के पास। उसी को कहा जाता है राजगमिता कानून। इसी को डलहौजी ने भी बाद में अपनाया था, है ना, राज्यों के लिए। इसे अपहरण कहा गया, राज्यों का अपहरण। जागीरदारों की मृत्यु होने पर जागीर बादशाह के पास वापस जाता था। देनदारी, जिससे मुतालबा कहा जाता था, वो जागीरदार के उत्तराधिकारी को चुकाना था। ऐसा नहीं कि देनदारी से वे बच जाएंगे, अगर कुछ देनदारी बचा हुआ है तो चुकाना ही पड़ेगा। स्पष्ट है कि जागीरदारों पर कठोर नियंत्रण था, लेकिन कब? जब सेंटर में योग्य शासक होंगे तब तक। जब सेंटर में अयोग्य शासक होंगे तो इन जागीरदारों पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बाद में स्थानीय अधिकारियों पर जागीरदारों का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था, है ना। यहाँ पर शुरू में ही मैंने बता दिया, सवानिह निगार या अहल हदीस का जो 2-3 सेक्शन मैंने बताया था, है ना, काजी वगैरह, तो सीधे दीवान को, यानी कि जो मंत्रालय था, उसको रिपोर्ट कर सकते थे जागीरदारी को बिना जानकारी दिए हुए। जागीरदार न तो मनमाने कर ले सकता था और न ही कर में राहत के मामले में बादशाह के आदेश को अस्वीकार कर सकता था, भले ही उसको नुकसान हो।
मान लीजिए खेती खराब हो गया है, बादशाह ने आदेश दिया जागीरदारों को, किसी विशेष क्षेत्र के जागीरदारों को, इस साल जो है आपको आधा कर लेना है, अब उतना ही लेना पड़ेगा, उतना में ही चलाना पड़ेगा, है ना। जागीरदार अपने जागीर से संबंधित कृषकों जमींदारों से लगान लेता था, कभी कभी बल प्रयोग हेतु फौजदार की सहायता ली जाती थी, है ना। लेकिन खुद अगर फौजदार है जागीरदार तब फिर मैटर नहीं है। चौधरी, कानूनगो और काजी अहले हदीस जो हो गए स्थानीय क्षेत्र में पुश्तैनी और स्थायी थे। इनके पास जागीर भू राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड होते थे जो नए जागीरदारों के लिए सुविधाजनक थे। शक्तियाँ और विशेषाधिकार पर हम लोग चलिए आते हैं। देखिए, जागीरदार जो होता था सैन्य भी हो सकता था, असैन्य भी। असैन्य में जो होता था भू राजस्व कर वसूलना, और अगर सैन्य जागीरदार है तो ये भू राजस्व और कर के साथ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण भी करता था, है ना। लेकिन न्यायिक अधिकार इनके पास नहीं था, वो काजी के पास था। भू राजस्व संग्रहण, पुलिस शक्तियाँ और जागीरदार, कुछ बड़े जागीरदार क्या करते थे, अगर नहीं भी अधिकार है पुलिस सेना का शक्ति तो जबरन उन लोग यूज कर लेते थे। कानून व्यवस्था तब भी वो मेंटेन कर सकता था जब वह जागीरदार वास्तव में फौजदार के पद पर नियुक्त था, अन्यथा वो सिर्फ भू राजस्व संग्रहण तक ही सीमित उसको रहना था। हालांकि जागीरदारों की शक्तियों के बीच असमानता थी। जमा मैं बता ही चुका हूँ, टोटल जो केंद्र में जो आपका दिल्ली में मुगलों के द्वारा दिल्ली आगरा में निर्धारित किया जाता था, मुगल अधिकारी के द्वारा, दीवान के द्वारा, कि किसी ज़मीन से कितना मनी आएगा। तो मात्र 68 राजा के पास टोटल जागीर का जो इनकम आता था, जमा का निर्धारण होता था, उसका 37% लगभग था, जब 587 मनसबदारों के पास 25%, रेस्ट जो परसेंट था 7555 मनसबदारों के पास। इट मीन्स जमा का अधिकांश पार्ट जो था 68 राजाओं, जो मेन राजपूत राजा उसमें शामिल थे जिन्हें वतन जागीर दिया गया था। विकास और हास, इस उपशीर्षक के अंतर्गत अलग अलग बादशाहों के काल में हुए विकास का अध्ययन करेंगे। यद्यपि इसे हास काल कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा था और जैसे जैसे अयोग्य बादशाह आते गए तो जागीरदारों का जो है महत्वाकांक्षा बढ़ता गया, विद्रोही बनते गए और जागीरदारी संकट उत्पन्न हो गए। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करेंगे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांदर शाह, जो जुल्फ़िकार खां स्पेशली बोल सकते हैं क्योंकि वो तो विशेष नहीं था, जुल्फ़िकार खां ईरानी था, वही चलाता था फर्रुखसियर, है ना। मुगलों में जागीर और खालसा भूमि का एक अनुपात था। क्लियर? जागीर भूमि के अनुपात उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी और खालसा भूमि घटती जा रही थी। खालसा भूमि सरकारी भूमि, है ना। अकबर के काल में 25 से 50% आता था खालसा भूमि में जमा का, यानी कि टोटल जो अनुमानित राजस्व हो। जहांगीर के काल में ओनली 5%, बाकी 95% जमा का कहाँ चला गया, जागीर भूमि में, है ना। और शाहजहां ने कुछ प्रयास किया तो 14% तक आया था, यानी कि स्थिति खराब हो रही थी मुगल बादशाहों की। शाहजहां के द्वारा मासिक अनुमाप प्रणाली के द्वारा मनसबदारों के लाभ दायित्व में कमी लाए गए, है ना। ये मासिक मंथ स्केल जो है आपका मनसबदारी प्रथा में, आप समझिएगा, इसमें अगर किसी जागीरदार के द्वारा शिकायत की जाती थी कि जितना आपने जमा बताया है उतना तो हासिल हो ही नहीं रहा है, हाल है हासिल जो है बहुत ही खराब है, तब उनको शाहजहां ने क्या किया था, छूट दिया था कि अगर आपका 100 रुपया बताया गया है ना, और मान लीजिए उसका 50 ही आ रहा है, तब क्या बोला शाहजहां कि तुम ऐसा करो कि जब आधा आ रहा है हासिल तो तुम अपना सेना वगैरह दायित्व वगैरह जो है आधा कर लो, है ना। छमाही इसे कहा गया, है ना, छमाहा। तो मनसबदारी प्रथा में उसको पढ़ेंगे। औरंगजेब के काल में अधिकारियों, जिसे अमीर कहा जाता था, के द्वारा अत्यधिक जागीरों के कारण नगद वेतन नहीं चाहते थे जागीर लोग,
भूमि की आवश्यकता बढ़ी। इस कारण औरंगजेब को दक्षिण भारत विजय करनी पड़ी। दक्षिण भारत विजय का कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत में नए अमीरों की पूर्ति दक्षिण के जागीरों से की गई, है ना। अब दक्षिण भारत गया तो सही तो कोई जीत नहीं न लेता है, स्थानीय लोगों ने, कुछ खास लोगों ने सहयोग किया होगा। तो क्यों किया होगा सहयोग? उनको भी जागीर चाहिए था। बहादुर शाह न ही जागीर के रूप में और न ही नगद वेतन के रूप में वेतन देने की स्थिति में था। न इसके पास जागीर वागीर बचा था औरंगजेब का बेटा के पास, और न ही पैसा बचा था। वो वेतन कैसे देता, है ना। और जब वेतन नहीं दे पा रहा था तो अव्यवस्था फैलना था, वित्तीय आपातकाल का टाइप का हो गया। जहांगीर शाह ने के मंत्री जुल्फिकार खान ने इजारेदारी प्रथा अपनाया, जिससे स्थिति और बिगड़ी। इजारेदारी इट मीन्स ठेकेदारी। इसने सीधे बोल दिया हमको इतना चाहिए, तुम लोगों को जैसे कलेक्शन करना है करो। ये अलग से भी इजारेदार को किसी और आदमी को भी बना के भेजा, या जागीरदार को ही बोल दिया तुम ही इजारेदार बन जाओ, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको तुम्हारे जागीर से 50 रुपया चाहिए हर साल, तो तुम दो। कैसे कलेक्शन कर रहे हो, मार के काट के अत्याचार करके नॉर्मल, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इसी को कहा गया इजारेदारी। तो कृषकों को काफ़ी समस्या आई, विद्रोही बनने लगे थे कृषक। तो फर्रुख शेर जब बनता है तो चाहता था बेचारा कि इजारेदारी को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वह तो स्वयं सैयद बंधुओं के कैद में एक तरह से था, जो उस समय के किंग मेकर थे। तो क्या करता, इसके बाद जागीर मनसब योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि प्रभाव और पहुंच के आधार पर मुगलों ने बांटना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह नाम का बादशाह था। अब खालिसा भूमि तक जो थोड़ा बहुत था 5-10% खालिसा भूमि से जो पार्ट, अब दबाव में आकर के उससे भी जागीर के रूप में बादशाहों ने बांटना शुरू कर दिया। बादशाह खुद ही भूमिहीन होने लगे, कंगाल होने लगे। जब बादशाह के बाद पास भूमि नहीं रहेगा तो उसको कौन वैल्यू देगा, खुद समझ सकते हैं। अंतिम प्रयास 1721 में हुआ जागीरदारी संकट सॉल्व करने का, और ये मुगल वजीर निजाम उल मुल्क के द्वारा प्रयास किया गया। यह बहुत ही योग्य वजीर था। इसने कहा कि योग्य लोगों को ही मनसब दिया जाए, लेकिन जो भ्रष्ट समूह थे उन्होंने निजाम उल मुल्क की योजना को सफल नहीं होने दी। निजाम उल मुल्क परेशान होकर दक्षिण भारत चला गया और वहाँ पर वह क्या करता है, हैदराबाद राज्य की स्थापना कर लेता है। मुगल बादशाहों के द्वारा जागीरदारी भूमि पर नियंत्रण न कर पाने के कारण जागीरदारी संकट उत्पन्न हुई। इससे न सिर्फ जागीरदारी व्यवस्था का पतन हुआ बल्कि मुगलों का पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। जागीरदारों को लग रहा था कि छोटा छोटा क्षेत्र में उन लोग स्वतंत्र टाइप कर रहेंगे, 200-400 साल तक शासन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत जागीरों को भी सारा सुख तब भी मिल पाता जब एक मजबूत सेंटर होता है ना। हजारों जागीरदार जो हैं फैले रहते पूरे उत्तर दक्षिण भारत में, उनका अलग अलग अस्तित्व हो, इस टाइप का तो संभव है ही नहीं, है ना। कोई ना कोई केंद्रीय शक्ति तो जरूरी था। इसलिए जागीरदारी प्रथा भी पतित हो गया, मुगल भी पतित हो गया, है ना। संकट, जागीरदारों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। जागीरदारों को एक क्षेत्र में अधिकतम 4 वर्ष तक रखा गया, उसके बाद स्थानांतरण कर देना था। तो जो जागीरदार जहाँ जाते थे उनको लगता था अधिक से अधिक धनराशि किसी भी तरह से प्राप्त कर लिया जाए। खास करके जब अयोग्य बादशाह लोग सेंटर में बने तो इन्होंने भ्रष्टाचार की चरम कर दी, और सेंटर में जो जमा और हासिल का सेक्शन था, सेंटर में भी भ्रष्टाचार चरम पर था। वो बढ़ा चढ़ा करके जमा बता देते थे। जागीरदार जब जाते थे तो वहाँ पर हासिल जो होता था काफ़ी कम होता था, तो ये अपने दायित्व से भी भागने लगे। शाहजहां ने थोड़ा संभालने का कोशिश किया, लेकिन बाद के शासकों की स्थिति बहुत खुद ही खराब थी, दूसरे के नियंत्रण में रहते थे। मुगल
जो आपका महल था वहाँ पर षड्यंत्र हमेशा होता रहता था, कभी ये बादशाह हटा वो बादशाह बना। तो उन लोग क्या सॉल्व करते, जागीरदारी संकट। जागीरदार का भी बहुत सारा लोकल स्तर पर भी समस्या था, धनी कृषक उसकी बात नहीं सुनते थे, इजारेदारी प्रथा जो शुरू हो गया तो भी समस्या आया, कृषकों पर काफ़ी अत्याचार हुए, जमींदारों के साथ उनकी नहीं पटती थी। सवानिह निगार जो सेक्शन था और फौजदार सेक्शन और अहल हदीस सेक्शन, इन लोगों के साथ भी नहीं पटता था। बहुत सारा प्रॉब्लम था क्योंकि इन लोग डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते थे। अगर फौजदार, इजारेदार या जमींदार है ना ही जागीरदार होता तो इस मामले में संघर्ष नहीं, यानी कि अगर जागीरदार ही इजारेदार बन गया है, फौजदार बन गया है, जमींदार बन गया है, तब तो संघर्ष का मैटर नहीं है। पर स्थानीय अधिकारी और वंशानुगत स्थायी नियंत्रणकर्ता के साथ साथ धनी कृषक के साथ संघर्ष होता रहता था। क्लियर। जो जागीरदार भू राजस्व संग्रहण और सेवा देने में सफल रहे उनकी जागीर या तो पैवाकी बना दी गई या फिर अन्य प्रभावी जागीरदार को दिया गया। इसके बाद जागीरदार स्तर पर भी खेल शुरू हुआ। वहाँ देखा गया कि जो जागीरदार प्रभावी तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, दूसरे जागीरदारों को फिर दे दिया गया तो वो भी विद्रोही बन जाते थे। तो बहुत सारा मैटर था। संतोष आपका बढ़ रहा था, पैबाकी भूमि का वितरण कई बार हो भी नहीं पाया, है ना। कई बार खालसा भूमि का भी वितरण हो गया, कई बार पैबाकी भूमि भी फंस गया। अव्यवस्था का माहौल था। कारण था जागीरदार को भूमि चाहिए था इतना, पैबाकी भूमि था इतना। अब किसको बांटते, है ना, आवश्यकता तो पूर्ति होती नहीं, तो इसके कारण बांटा भी नहीं जा सकता था। क्लियर। मनसबदार को अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया गया है, जमींदार को भी अच्छी तरह से समझा दिया गया है ना। चलिए प्रश्न पर देखते हैं, यहाँ से संभावित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। जागीरदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं? जागीरदारों के कर्तव्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का विस्तार पूर्वक विवरण दें। इन पर नियंत्रण करने के लिए मुगल काल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी? 5 + 20 + 15 40 मार्क्स, 35 मिनट, 700 से 750 वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले भूमिका लिखना है ना। तो यहाँ पर जागीरदारी प्रथा क्या है? जब मनसबदारों को नगद वेतन की जगह भूमि के रूप में वेतन दिए जाते थे तो इससे जागीर कहा गया। अकबर के द्वारा विकसित इस प्रथा को जागीरदारी प्रथा कहा गया। जागीरदारों के पास कई शक्तियाँ, कर्तव्य, उत्तरदायित्व थे, पर जागीरदार निरंकुश न हो इसके लिए इन पर सख्त नियंत्रण के प्रावधान भी किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो था, क्लियर, नियंत्रण था, उत्तरदायित्व था, क्या है था, तो सारा का सारा जो है यहाँ पर भूमिका से स्पष्ट हो चुका है। यही है आपका सही भूमिका। क्लियर, जो क्वेश्चन के पूरी तरह से अनुसार है। मेन बॉडी पार्ट्स में आपको क्या लिखना है, तो नोट्स में जो दिया गया है, जो उस प्रश्न से संबंधित है, सारा को उचित प्रेजेंटेशन के साथ लिख दीजिए। वर्ड सीमा का पालन कीजिए, शब्द सीमा का जरूर पालन करें। कंक्लूजन, जागीरदारी प्रथा प्रशासन के क्षेत्र में सुविधाओं के लिए शुरू किए गए थे। जागीरदारों को पर्याप्त शक्तियां भी दी गई थी। व्यवस्था ठीक थी, परंतु इसके लिए योग्य बादशाह और मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी। जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ा, यह संकट के रूप में सामने आया। अंग्रेजों के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है, मुगल बादशाहों की अयोग्यताओं ने किस तरह से जागीरदारी संकट को उत्पन्न किया? जागीरदारी संकट ने मुगलों के पतन में किस तरह से योगदान दिया, है ना। चलिए भूमिका आइए। अकबर और जहांगीर के काल में जागीरदारी प्रथा सुचारू रूप से चलती रही। उसके बाद जागीरदारों को नियंत्रित रखना कठिन हो गया और मुगलों के पतन के अनेक कारणों में से यह एक प्रमुख कारण बना। जो भी प्रश्न में था लगभग सारा आ चुका है आपके भूमिका के माध्यम से। विकास और ह्रास, संकट
सेक्शन से पॉइंट्स लीजिए, है ना। तो जहाँ जहाँ से पॉइंट्स लेना है मैंने बता दिया है, बाकी मेहनत आपको थोड़ी सी करनी है लिखने में, ताकि शब्द सीमा के अंदर आप लिख सकें। कंक्लूजन, जमा और हासिल के बीच बढ़ते अंतर को समाप्त करने के लिए प्रत्येक कदम विफल हो रहे थे। उच्च से निम्न स्तर तक अलग अलग वर्गों के बीच आपसी संघर्ष जारी थे। बादशाह योग्य सलाहकारों की जगह भ्रष्ट अयोग्य लोगों से घिर चुका था। इसने मुगलों के पतन को अवश्यंभावी बना दिया, है ना। तो ये सब था आपका क्लियर। ये जागीरदारी प्रथा था, उससे संबंधित प्रश्न थे। चूंकि जागीरदारी प्रथा एक टेक्निकल सेक्शन है, समझने का चीज़ है, ये रटने का चीज़ नहीं है। समझ गए तो बहुत ही प्रभावी उत्तर लिख लीजिएगा, नहीं समझे तो बहुत दिक्कत होगा। जो भी मेंस जेपीएससी मेंस ग्रुप के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के भी क्लासेस चल रहे हैं, है ना। 9661163344। जेएसएससी सीजीएल प्रीलिम्स मेंस तो वहाँ नहीं रह गया है। जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स जो 11th जेपीएससी है उसके भी क्लासेस चल रहे हैं, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। स्टडी हमेशा जारी रखिए, कभी ख़राब नहीं होता है। जिनका बाउंड्री लाइन में भी है वो भी मेंस की तैयारी एक बार ज़रूर करके रखें, अगर अगला भी आपका टारगेट है ना। अन्यथा उस समय भी इसी तरह का दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।